हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अलौकिक दीक्षित। वेलकम टू द सिटी ग्रुप ऑफ कॉलेज लखनऊ। आज हम लोग बीकॉम के 6 सेमेस्टर का अप्लाइड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में बिजनेस फोरकास्टिंग के कंसेप्ट्स देखे थे, मीनिंग देखा था कि बिजनेस फोरकास्टिंग क्या होता है और बिजनेस फोरकास्टिंग क्यों किया जाता है, हम लोगों ने उस पर डिस्कस किया था। आज जो हम लोग अगला टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें, वो बहुत ही मोस्ट इंटरेस्टेड टॉपिक है कि थेरीज ऑफ बिजनेस फोरकास्टिंग, कि किन थेरीज पर बेसिकली बिजनेस फोरकास्टिंग होती है या बिजनेस में या कंपनी में किस तरीके की थेरीज वहाँ पर सस्टेन करती हैं। आज हम उन पर बात करने वाले हैं। तो बात करते हैं थेरीज ऑफ बिजनेस फोरकास्टिंग पे। तो बेसिकली अगर बात करें स्टैटिस्टिशियन में, तो स्टैटिस्टिक्स में सेवरल थेरीज हैव बीन डेवलप्ड फॉर द पर प्रोसेस ऑफ बिजनेस फोरकास्टिंग। कई सारी थेरीज को डेवलप किया गया है बिजनेस फोरकास्टिंग के लिए, जिसमें लोग अपने बिजनेस को फोरकास्ट करते हैं और इन्हीं थेरीज के माध्यम से अपनी चीज़ों को एक्टिव करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहली थ्योरी जो है वो है टाइम लैग थ्योरी। क्या नाम है? टाइम लैग थ्योरी। टाइम लैग थ्योरी को बेसिकली हम सीक्वेंस थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। The time lag theory is based on assumption that changes in business are not simultaneously but they are successive and most of business data have the lag and lead relationship. बेसिकली अगर इसकी बात करें टाइम लैग थ्योरी की, तो हम कैसे स्टूडेंट इसको समझेंगे एज ए इजी वे। ये बेसिकली बताता है इफेक्ट को कि क्या इफेक्ट हुआ, क्या कॉज हुआ और उसके क्या जो रीजंस हैं वो बाद में क्या उसके रीजंस निकल करके आए। तो इनके बीच की जो टाइमिंग होती है, इनके बीच का जो समय होता है, वो बेसिकली बात करता है टाइम लैग थ्योरी में। अगर बात करें हम कि गवर्नमेंट की कोई नई स्कीम चली जिसमें गवर्नमेंट ने यह तय कर दिया कि अब हम क्या करेंगे, अपने इंटरेस्ट रेट आप लोगों की सेविंग अमाउंट पर ज़्यादा मिलेगा, तो लोग क्या कर देंगे, अपनी सेविंग को बढ़ाने लगेंगे। तो ऐसा नहीं कि स्टूडेंट कि उन्होंने ये ऑर्डर किया और आपको सेविंग रेट पर आपके इंटरेस्ट ज़्यादा मिलने लगा। उसमें क्या होगा कि उन्होंने ऑर्डर किया, फिर वो पब्लिकली होगा, फिर वो सारी जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक है वहाँ पर ऑफिशियल गैजेट पास होगा, फिर बैंक अपनी तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि हर एक बैंक का अपना एक अलग रेट है जो डिक्लेयर करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो वो क्या करेंगे, इनकी जो प्रोसेसिंग है फ्रॉम डे 1 टू इम्प्लीमेंटेड टाइम, जो इनके बीच के जो समय होगा उस समय को बेसिकली हम कहते हैं टाइम लैग थ्योरी। अगर बात करें आपके इन्फ्लेशन की, अगर आपकी महंगाई बढ़ती है या पेट्रोल और डीजल का प्राइसेस बढ़ता है, तो ऐसा डिफरेंस नहीं है कि आपका पेट्रोल और डीजल का प्राइस बढ़ा तो महंगाई अगले दिन से ही बढ़ गई। ऐसा नहीं स्टूडेंट्स, उसमें क्या होगा, इट विल टेक सम टाइम। जो स्टेप टू स्टेप इसमें टाइमिंग लगती है इस थ्योरी को कवर करने के लिए, फोरकास्टिंग करने के लिए, जिस थ्योरी को हमने प्रपोन्ड किया है उस थ्योरी का नाम है टाइम लैग और सीक्वेंस थ्योरी। ये बेसिकली क्या करती है, अगर इसमें अगर एग्जांपल की बात करें तो इफ़ प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट इज रिड्यूस्ड, अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस रिड्यूस्ड हुआ है और एक्सपेंडिचर उसके एडवर्टाइजमेंट पे बढ़ गए हैं, तो ऐसी सिचुएशन पे देयर विल बी जो सम टाइम गैप इन इंक्रीजिंग डिमांड। उसमें जो है जो टाइम गैप लग रहा है डिमांड इंक्रीज होने में, क्योंकि अगर किसी के दाम कम हो जाएंगे तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, स्टूडेंट बढ़ जाएगी। तो जो टाइम गैप लगा डिमांड को बढ़ाने का विद थ्रू एक्सपेंडिचर, तो इस बेसिस को ही हम जो थ्योरीज के माध्यम से बताते हैं, इसी थ्योरी को बोलते हैं टाइम लैग और सीक्वेंस थ्योरी। बेसिकली टाइम लैग और सीक्वेंस थ्योरी लेज एम्फेसाइज ऑन द पॉइंट दैट रिलायबिलिटी ऑफ द फोरकास्टिंग डिपेंड्स अपॉन द एक्यूरेसी। ये बेसिकली एक्यूरेसी पे डिपेंडेंस होती है, रिलायबिलिटी पे डिपेंड्स होती है, क्योंकि ये थ्योरी बहुत ही रिलायबल होती है, विथ विच द टाइम लैग इज एस्टिमेटेड, जिस पे टाइम लैग को एस्टिमेट किया गया हो। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी भी प्लान को इम्प्लीमेंट करना चाहती है और उस प्लान के इम्प्लीमेंट होने तक के बीच के समय की जो थ्योरीज को कवर करती है, जो स्टडी करती है, जो उनके रिलेशनशिप को बताती है, ये बेसिकली हम लोग डिस्कस करते हैं टाइम लैग थ्योरी में। आई होप आपको टाइम लैग थ्योरी बेसिकली क्लियर हो गई हो। अगर इसमें बात करें तो इसमें मेंशन क्या होता है, दैट लीड एंड लैग रिलेशनशिप कैन आल्सो बी स्टडीड विद द हेल्प ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट एंड ग्राफिकल ऑब्जर्वेशन। इसमें जो टाइम लीड थ्योरी है, जो लैग रिलेशनशिप है, इसको भी हम लोग कोरिलेशन के माध्यम से या कोरिलेशन कोफिशिएंट के माध्यम से, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से हम इसको टाइम लैग सीक्वेंस थ्योरी को देख सकते हैं। ये इनकी पॉइंट की रिलायबिलिटी को बढ़ाती है ताकि हमारी फोरकास्टिंग करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। ये इकोनॉमिकल होता है स्टूडेंट्स, ये एक तरीके का इकोनॉमिकल है, इकोनॉमिकल बैरोमीटर है, जिससे हमको हर चीज़ की आसानी होती है। जैसे अगर कोई भी गवर्नमेंट अपने लॉसेस को कवर करना चाहती है, कंट्रोल करना चाहती है फ्यूचर लॉसेस, तो वो कंट्रोल कर सकती है किस माध्यम से, टाइम लैग थ्योरी के माध्यम से। क्यों? क्योंकि उसको उस समय से उस समय के बीच की जो इम्प्लीमेंटेशन का टाइम है, उस समय को वो इजीली कवर कर सकते हैं, नियर बाई अपने लॉसेस को कवर कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर बात करें एडवांटेजेस की, तो उसमें पहला एडवांटेज ये है कंट्रोल ऑन फ्यूचर लॉसेस। द इफेक्ट एंड टाइम गैप ऑफ एनी इवेंट अकर्ड एट प्रेजेंट कैन easily be estimated on the basis of this theory, and if there is change of any adverse impact
नेसेसरी करेक्टिव मेजर्स कैन बी टेकन इन एडवांस। बेसिकली अगर हम लॉस को देखें तो हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने लॉस को, जो भी टाइम गैप हमको मिला है इस थ्योरी के माध्यम से। और अगर कोई भी लॉस हम ज़्यादा अगर हो रहे हैं तो हमारे पास नेसेसरी स्टेप्स होते हैं उस चीज़ के लेने के लिए, ताकि हम अपने लॉसेस को कवर कर सकें और कंट्रोल कर सकें। हेल्पफुल इन गवर्नमेंट पॉलिसीज। On the basis of this theory, the government can also develop the desired control and economic and financial system of the country. Basically अगर बात करें गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट जो है फिनेंशियल सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, कंट्री को डेवलप करने के लिए बहुत सारी अपनी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को लॉन्च करती है। तो उनका इफेक्ट डिज़ायर्ड कंट्रोल की जब उन्होंने लागू किया उस नियम को, और तब तक कि जब तक कि वो चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हो गई स्टूडेंट्स, उसके बीच की जो टाइमिंग होती है, जिस रिलेशनशिप को ये प्रेफर करते हैं, पढ़ते हैं, रीड करते हैं, उसकी स्टडी करना ही टाइम लैग थ्योरी का एक बेसिक कंसेप्ट है। बेसिकली अगर बात करें तो ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात करें तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब इकोनॉमी में वॉलेटिलिटी होती है, शार्पनेस होती है और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होती है इस थ्योरी के माध्यम से। फोर्थ, सिंपल। थ्रू स्टैटिस्टिकल नॉलेज इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दिस थ्योरी। इट इज़ वेरी सिंपल इन कंपैरिजन टू अदर थ्योरीज। ये बहुत ही सिंपल होती है क्योंकि हम इसको कोरिलेशन के माध्यम से भी देख सकते हैं, दो चीज़ों में कंपैरिजन भी स्टूडेंट करा सकते हैं। ये टाइम लैग थ्योरी की मतलब पहले ये चीज़ इतने में हुई, अब ये चीज़ इतने समय में हो रही है, तो इसके बीच का डिफरेंस क्या है, इसके एब्सोल्यूट डिफरेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम टाइम लैग थ्योरी को करते हैं। और इसमें जो रिएक्शंस होते हैं उन रिएक्शंस को बेसिकली क्या करते हैं, हम इग्नोर कर देते हैं, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हटा देते हैं और उसको अटेंशन देते हैं ताकि हमारा इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, लीगल और एनवायरमेंटल सिस्टम प्रोटेक्ट हो सके। ओके, सेकेंड थ्योरी की बात जो स्टूडेंट हम करते हैं वो होती है एक्शन एंड रिएक्शन थ्योरी, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्या होता है? एक्शन एंड रिएक्शन थ्योरी। बेसिकली ये जो थ्योरी है ये बेस्ड होती है रूल ऑफ फिजिक्स पे। किस पे बेस्ड है स्टूडेंट? रूल ऑफ फिजिक्स पे। यहाँ से एमसीक्यू आपका निकलता है कि एक्शन रिएक्शन थ्योरी बेसिकली किस रूल पे बेस्ड है, तो रूल ऑफ फिजिक्स पे। रूल ऑफ फिजिक्स क्या कहता है स्टूडेंट्स? ये कहता है फॉर एवरी एक्शन, एक क्रिया का दूसरी प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है, मीन्स एवरी एक्शन हैज इट्स for its every reaction. So there is always an equal and opposite reaction for every action. According to this theory, a certain level of business activity is normal. इस थ्योरी के हिसाब से जो बिजनेस एक्टिविटी है वो नॉर्मल होती है। If there is any change in comparison to the normal level, there is bound to be reaction. अगर बात करें स्टूडेंट एक कंपनी की, तो कंपनी क्या करती है? प्रोडक्शन करती है। अब सपोज दैट अगर मैं सोप का प्रोडक्शन कर रहा हूँ, साबुन का, और साबुन मेरा 20 रुपये का बनता है। अब साबुन 20 रुपये का बनने के साथ साथ उसकी प्राइस में चेंजेस आ जाए, प्राइस उसकी बढ़ जाए और 100 रुपये का वो साबुन होने लगे, तो उस सोप को अब क्या करेंगे? नंबर ऑफ कंपनीज मैन्युफैक्चर करने लगेंगी। क्यों करने लगेंगी? क्योंकि वहाँ पे क्रिया प्रतिक्रिया, अगर एक कंपनी 100 रुपये कमा रही है, 20 रुपये का पहले बिकता था, अब वो 100 रुपये को कमा रही है, तो कंपनी क्या करेगी? इसमें ज़्यादा मार्जिन है, तो हर कंपनी उस चीज़ को इंडल्ज करने में, उसका प्रोडक्शन बढ़ाने में लग जाएगी। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपनीज जो हैं वो क्या करेंगी स्टूडेंट्स? उसका प्रोडक्शन करने लगेंगी। अब क्या होगा? उसके प्राइस जो है वो क्या हो गए? हाइक हो गए। फिर क्या होगा? एक टाइम ऐसा आएगा कि लोग उसको नहीं खरीदेंगे क्योंकि मैक्सिमम प्रोडक्शन वहाँ पे हो गया, लेकिन जो बायर्स है वो अपना शिफ्ट कर सकता है, कंज्यूमर अपना बिहेवियर को शिफ्ट कर सकता है, अपनी नीड को शिफ्ट कर सकता है, वो दूसरे प्रोडक्ट को, तो उसके दाम जो है वो गिर जाएंगे। जब दाम उसके गिर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? उस कंपनियां बनाना बंद कर देंगी। तो कंपनियां अगर बनाना बंद कर देंगी तो ऐसे केस में लॉस भी हो सकता है। फिर वो क्या हो जाएगा? जब कंपनियां मैक्सिमम बनाना बंद कर देंगी तो वो एक सर्टेन लेवल से एक नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा कि हाँ, अब साबुन 20 रुपये का है तो 20 रुपये का ही मिलेगा। तो ऐसी थ्योरी को अगर हम बोलते हैं तो उसको बोलते हैं एक्शन एंड रिएक्शन थ्योरी। मीन्स there is always an equal and opposite reaction. According to this theory, इन अदर वर्ड सब नॉर्मल एंड बिलो द नॉर्मल लेवल। मैंने क्या बताया कि नॉर्मल लेवल से अब वो एक ऊपर, यानी कि 20 रुपये की चीज़ है तो 20 पे बिकेगी, वो 100 पे नहीं जाएगी। इसी थ्योरी को हम एक्शन रिएक्शन कहते हैं। दिस इज द रीजन दैट द एम्पलीट्यूड एंड ड्यूरेशन ऑफ प्रॉस्पेरिटी इज बैलेंस्ड एंड एम्पलीट्यूड ऑफ ड्यूरेशन ऑफ डिप्रेशन। इस ऐसी स्थिति में डिप्रेशन की भी स्थिति आती है क्योंकि कई सारी कंपनियां क्या होती हैं? डिप्रेस हो जाती हैं कि भाई अभी तक हम प्रॉफिट कर रहे थे, उसमें इतना मार्जिन हमको मिला था, अब मार्जिन मनी हमारी क्या हो गई? कम हो गई। ऐसी चीज़ों को हम एक्शन रिएक्शन थ्योरी में काउंट करते हैं और इससे क्या करते हैं? फोरकास्टिंग करते हैं। बेसिकली अगर इस थ्योरी की बात करें तो यही एक ऐसी थ्योरी जो प्रैक्टिकल लाइफ में आपकी मोर प्रैक्टिकल है। ये थ्योरी आपकी कंसिडरेशन ऑन रिएक्शन पे काम करती है। दिस थ्योरी डज कंसीडर नॉट ओनली एन एक्शन, इट इज़ ऑल्सो एक्ट एज रिएक्शन। ये खाली एक्शन पे नहीं होता है कि आपने इतने का कर दिया प्रोडक्शन तो हम ले लेंगे, ये रिएक्शन की भी एक प्रतिक्रिया है। It is more practical. The inference drawn on the basis of this theories are expected to more nearer and real situation. ये basically real situation पे है। Why? Because it has based on a logical consideration. ये logical consideration पे based होती है। क्या लिमिटेशंस होती हैं एक्शन रिएक्शन थ्योरी में? लिमिटेशन ये होती है स्टूडेंट्स कि डिफिकल्टी इन डिटर्मिनेशन ऑफ नॉर्मल लेवल। इसमें बहुत ही
दिक्कत आती है नॉर्मल लेवल को चेक करने के लिए कि अगर 100 रुपये का कोई प्रोडक्ट हो गया, अब वो जब कंपनियां बनाना बंद कर देंगी तो उसके दाम गिरते चले जाएंगे, तो हो सकता है कि 20 रुपये की चीज़ अब 15 रुपये में ही मिले। क्यों? क्योंकि क्या होता है, डिफिकल्टी, इसका नॉर्मल लेवल सेटल्ड करना बड़ा ही मुश्किल काम हो जाता है बिजनेस एक्टिविटी के लिए। इसलिए हम पहले ही उस चीज़ की फोरकास्टिंग कर लेते हैं, उसका पूर्वानुमान लगा लेते हैं, ताकि हमारा भविष्य में कोई नुकसान ना हो। क्योंकि हम ऐसे बिजनेस को ही चॉइस में चुनते हैं जहाँ पर क्या हो कि उसके इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन तो हो, लेकिन रिएक्शन क्या हो, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, रिएक्शन के कैपिटल के माध्यम से जो भी हम फोरकास्टिंग कर रहे हैं, जो भी चेंजेस लेकर के आ रहे हैं, वो मोर practical and durable हो। That is why limitation is difficulty in determination of normal level। अब बात करते हैं स्टूडेंट अपनी थर्ड थ्योरी की, द थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हिस्टोरिकल एनालॉजी। जो हिस्टोरिकल एनालॉजी है, ये सिंपल कंसेप्ट करती है। हिस्ट्री बोलते हैं कि आप लोग नॉर्मल टर्म में कहते हैं कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, क्या इतिहास जो है बार बार रिपीट होता है। तो इस थ्योरी में ये बताया गया कि अगर कभी बिजनेस फोरकास्ट आप कर रहे हो, तो जो पहले की सिचुएशन रह चुकी, हो सकता है कि वो सिचुएशन फिर से आ जाए, तो आप उस चीज़ के लिए तैयार रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने दिया कि अगर बिजनेस फोरकास्टिंग करते समय आप इस चीज़ का भी अंदाज़ा लगा लें कि सपोज दैट जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था तो उसके बाद के क्या ड्रॉबैक्स थे, या वर्ल्ड वार फर्स्ट जब हुआ था तो उसके बाद के क्या ड्रॉबैक्स थे। तो जब वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ तो उसके बाद के क्या ड्रॉबैक्स हुए, उसमें भी लोग बिजनेस कर रहे थे, नुकसान हुआ, लॉसेज हुआ, कंट्री सफ़र की, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट रुक गया। तो ऐसी सिचुएशन दोबारा से रिपीट हो सकती है। तो आप उन चीज़ों के लिए भी क्या करें, हिस्टोरिकली रिप्रेजेंट करें अपने आप को, उस रेपिटेशन से जो भी हम लोगों ने गलतियां की थी उस गलतियों से अपने आप को इम्प्रूव करें, ताकि हम जब बिजनेस को फोरकास्ट करते समय इन चीज़ों का ध्यान रखें। तो बेसिकली इसका जो कंसेप्ट है, ये कि जो चीज़ एक बार हो चुकी है वो दोबारा से हो सकती है या दोबारा से हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन की थ्योरी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हिस्टोरिकल एनालॉजी। ओके, सम स्पेसिफिक प्रीवियस सिचुएशन इस पीरियड is selected which has many earmarks of the present situation or period. It is assumed that what was happened in the previous situation will also happen in the present one, कि जो पहले हो चुका है वो हो सकता है कि दोबारा से हो जाए। So this theory is called a time of historical analogy। What are the advantage of specific historical analogy? सर एडवांटेजेस की अगर बात करें तो करेक्ट टू अ ग्रेट एक्सटेंट बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अगर कोई महामारी 100 साल पहले आई थी और आप कोविड-19 की सिचुएशन चल रही, तो निश्चित 100 साल बाद ये बीमारी आई, लोग इसमें अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं। कुछ लोग इसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अपने फोरकास्ट कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को चला रहे हैं, जैसे जोमेटो है, स्विगी है। अब ये लोग क्या करते थे, पहले रेस्टोरेंट में जा करके हम लोग खाना खाते थे, ये सब करते थे। अब क्या होता है, इन्होंने ऑनलाइन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके आज घर घर तक होम डिलीवरी पहुँचा रहे हैं। तो कैसे पहुँचा रहे हैं स्टूडेंट, यानी कि वो हिस्ट्री रिपीट्स हुई, लेकिन उसके बाद भी हम लोग इन चीज़ों को फेस करने के लिए तैयार हैं। तो बेसिकली हिस्टोरिकल एनालॉजी हमें यही सिखाती है कि करेक्ट टू अ ग्रेट एक्सटेंट, जो एक्सपेक्टेड होना है ग्रेट एक्सटेंट तक, उन चीज़ों को हम कंक्लूजन के थ्रू करेक्ट कर सकें। सुटेबल इन ट्रेड साइकिल्स, ट्रेड साइकिल मूव्स इन अ डेफिनेट सीक्वेंस विद अ टाइम लैग। वो टाइम लैग एक समय के दौरान जो है ट्रेड साइकिल हमारी मूव करती रहती है। जैसे इंट्रोडक्शन हुआ, फिर थोड़ा सा पीक हुआ, फिर बूम का सिचुएशन आया, फिर आपका डिप्रेशन का सिचुएशन आ गया, फिर रिकवरी, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कवर भी किया था स्टूडेंट्स। तो बेसिकली इसकी बात करें तो ये फोरकास्ट को कंट्रोल करता है, ट्रेड साइकिल को कंट्रोल करता है। ओके, अब इसकी लिमिटेशंस क्या है, लेस कंसिडरेशन ऑफ प्रेजेंट, इसकी प्रेजेंट में जो एग्जिस्टेंस है वो कम है, क्योंकि हम लोग जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, डायनेमिक वर्ल्ड में रह रहे हैं। लेकिन आज की कंडीशंस को देखते हुए अगर बात करें तो नहीं, तो ये थ्योरी वर्क करती है। फ्यूचरिस्टिक अप्रोच को डेवलप करने के लिए, आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, आपकी फोरकास्टिंग करने के लिए, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स को आगे बढ़ाने के लिए ये थ्योरीज वर्क करती हैं। जो फोर्थ हमारी जो थ्योरी है स्टूडेंट्स, वो है क्रॉस कट इकोनॉमिक एनालिसिस थ्योरी। क्रॉस कट इकोनॉमिक एनालिसिस थ्योरी की अगर बात करें तो ये बिल्कुल जस्ट अपोजिट है हिस्टोरिकल एनालॉजी की। दिस थ्योरी इज कॉन्ट्ररी टू द थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हिस्टोरिकल एनालॉजी एंड इट इज़ बेस्ड ऑन एजम्पशन दैट हिस्ट्री नेवर रिपीट्स इटसेल्फ। इनका जो कंसेप्ट था कि क्रॉस कट क्वेश्चन, डायरेक्टली क्वेश्चन की हिस्ट्री रिपीट्स नहीं होती है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, various factors of present situation are analyzed in detail, that change in technology are duly considered, जो मैंने बताया, and effects of government policies are critically evaluated, कि जो भी effects आए हैं, जो भी changes आए हैं, जो भी monitor हुआ है, उनको critically evaluate कर लेती हैं। ऐसी theories को develop करते हैं क्रॉस कट इकोनॉमिक एनालिसिस में। हिस्ट्री रिपीट्स हुई तो हिस्ट्री रिपीट्स के लिए हिस्टोरिकल, और जहाँ पर हिस्टोरिकल की बेसिकली कॉन्ट्ररी होती है कि हिस्ट्री नेवर रिपीट्स इटसेल्फ, वहाँ पर जो थ्योरी लगती है स्टूडेंट्स, वो लगती है क्रॉस कट इकोनॉमिक एनालिसिस थ्योरी। बहुत ही ध्यान से स्टूडेंट्स इसको देखना, क्योंकि एमसीक्यूज हमारे जो बनते हैं वो यहीं से सारे एमसीक्यूज हमारे बन जाते हैं।
On the whole, this theory lays emphasis on the fact that all the elements of business forecasting exist in present situation, and if cause and effect relationship of all these factors is made analytically, sound forecasting can be easily be made. हम forecasting के थ्रू उस चीज़ की पूर्वानुमान लगा करके उस चीज़ को इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं, ताकि हमारा साउंड नॉलेज हो, हमारे पास जो प्रोजेक्शन हो पास्ट टेंस का, उन पास्ट ट्रेंड से हम सारी चीज़ जो शॉर्टकमिंग्स हमारी उनको हटा करके हम नई चीज़ों की तरफ मूव कर सकें. ऐसी थ्योरी को हम बोलते हैं क्रॉस कट इकोनॉमिक एनालिसिस थ्योरी. बेसिकली अगर इसके एडवांटेज की बात करें तो दिस थ्योरी इज़ मोर एक्यूरेट एंड फोरकास्टिंग. ये बहुत ही मोर एक्यूरेट है, इंडिविजुअली भी काम करती है फोरकास्टिंग करने के लिए. दिस थ्योरी इज़ मोर प्रैक्टिकल बिकॉज वी आर लिविंग इन LPG आफ्टर 1991. अर्लियर वी वॉज इन क्लोज्ड इकॉनमी. 1991 से हमारी पहले क्लोज्ड इकॉनमी थी. आफ्टर 1991 जब बैरियर्स ओपन हुए तो हमारी जो इकोनॉमी हो गई वो LPG हो गई, जिसको बोलते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. ओनली प्रॉपर एनालिसिस ऑफ करंट सिचुएशन कैन बी हेल्पफुल इन मेकिंग फोरकास्टिंग मोर प्रैक्टिकल. कि यही पॉसिबिलिटीज ऐसी होती है कि अब लिबरलाइज हो गए हम, हमारे पास एक देश से दूसरे देश में व्यापार कर रहे हैं, प्राइवेटाइज हो चुके हैं, ग्लोबलाइज लेवल पे हैं, तो ऐसी थ्योरीज को हम नहीं मानते हैं. वो क्या कहते हैं, ये थ्योरी क्या कहती है कि हेल्पफुल होती है मेकिंग फोरकास्टिंग मोर प्रैक्टिकल. इसकी लिमिटेशन स्टूडेंट्स क्या होती हैं? इट इज़ कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस. इससे कॉम्प्लेक्सिटी होती है, एनालिसिस करने में दिक्कत आती है. क्यों आती है? इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेक सेपरेट स्टडी ऑफ एनालिसिस ऑफ वेरियस फैक्टर्स इन बिजनेस इवेंट्स. इग्नोरेंस ऑफ पास्ट टेंस. इसमें नो डाउट प्रेजेंट कंडीशन आर वेरी इंपॉर्टेंट इन रिपीटेडली, लेकिन इसकी एक कमी भी है कि आप जैसे इग्नोर कर देते हो पास्ट टेंस को, वैसे नॉर्मली पास्ट टेंस के आधार पर ही नई चीज़ों का उत्सर्जन होता है, नई चीज़ों को सीखते हैं. मगर ये थ्योरी स्पेशली फोकस करती है कि इग्नोरेंस ऑफ पास्ट टेंस जो करते हैं वो एक इसका डिसएडवांटेजेस की लिमिटेशन है. आई होप आपको स्टूडेंट्स ये चारों थ्योरीज आपको समझ में आई हो, इकोनॉमिक थ्योरी. अब बेसिकली अगर बात करें स्टूडेंट्स तो मेथड्स की बात करते हैं. व्हाट आर द मेथड्स ऑफ टेक्निक्स ऑफ बिजनेस फोरकास्टिंग. बेसिकली पूछता है कि क्या बिजनेस फोरकास्टिंग का इंडेक्स नंबर एक मेथड है? बिल्कुल है. क्या टाइम सीरीज एक मेथड है? बिल्कुल है. हम लोगों ने टाइम सीरीज के बारे में देखा था, अब हम लोग पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसकी लेते हैं. क्या स्टूडेंट्स है, पहले कुछ मेथड्स इसमें फोरकास्टिंग के लिए डिटेल्ड में बताए गए हैं, जैसे कि पहला इंडेक्स नंबर और बिजनेस बैरोमीटर्स. इंडेक्स नंबर आर रिगार्डेड एज द इंडिकेटर्स और बैरोमीटर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी. दे आर कंस्ट्रक्टेड फॉर मेजरिंग वेरियस चेंजेस टेकिंग प्लेस इन बिजनेस फेनोमेना सच एज नेशनल प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, वेजेस, बैंक डिपॉजिट, बैंक क्रेडिट. मीन्स these are an activity which is prepared by the combination different activities by the डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन. अगर हम बात करें स्टूडेंट ट्रेड की, बात करें फिनेंस की, बात करें प्रोडक्शन की, तो पर्टिकुलर इंडस्ट्री बिजनेस को बढ़ाने के लिए अलग अलग तरीके की प्रोडक्शन करती है. जैसे नेशनल प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, वेज में क्या चेंजेस आए, कितने लंबे समय में किसको बेस ईयर मान करके करंट ईयर की वैल्यू निकाली गई. तो एक एज ए इंडेक्स नंबर को बैरोमीटर मान करके हम क्या करते हैं, एक आपकी जो फोरकास्टिंग है उसको एनालाइज करते हैं थ्रू एन इंडेक्स नंबर के फॉर्म में, जिससे बिजनेस एक्टिविटी एनालाइज हो, पॉसिबल चेंजेस जो अकरेंस हुए हैं फ्यूचर के वो फोरकास्ट किए जा सके कि भविष्य में इसका रेट क्या होगा. स्टूडेंट्स अगर बात करें शेयर मार्केट की तो वहाँ पर भी इंडेक्स नंबर का बहुत अच्छा यूज़ होता है. अगर बात करें इन्फ्लेशनरी सिचुएशन की तो वहाँ पर भी इंडेक्स नंबर का हम लगाते हैं कि भविष्य में इन्फ्लेशन क्या होगा, हमारी GDP रेट क्या होगी, ग्रोथ रेट क्या होगा. तो ऐसी जगह पे फोरकास्टिंग करने के लिए हम इंडेक्स नंबर को एज ए बैरोमीटर यूज करते हैं. सेकंड एक्सट्रापोलेशन एंड मैथमेटिकल प्रोजेक्शन. एक्सट्रापोलेशन और इंटरपोलेशन ये दो तरीके के मैथमेटिकल प्रोजेक्शन है. ये बहुत ही सिंपल टेक्निक होती है फोरकास्टिंग करने के लिए. बेसिकली अगर बात करें इन विच द वैल्यू एट सम फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम इज प्रोजेक्टेड द बेसिस ऑफ डेटा प्रिटेंडिंग टू सम वेरिएबल फॉर ए सर्टेन पीरियड. ये सर्टेन पीरियड के लिए होती है. ये एक ऐसी टेक्निक होती है स्टूडेंट जो मेंटेन करती है फ्यूचर की रिजिडिटी, कंसिस्टेंसी को, वेरिएबल्स को निकालती है और एक्स्ट्रापोलेशन के माध्यम से ये बताती है कि क्या जो आपके टाइम टू टाइम जो चेंजेस आए हैं उन चेंजेस को प्रोजेक्टिव करती है, उन चेंजेस को क्या करती है, बेसिकली ये फोरकास्ट करती है. थर्ड आपकी टाइम सीरीज एनालिसिस. टाइम सीरीज एनालिसिस क्या करता है कि जब आपके पास इफ डेटा फॉर सेवरल ईयर्स आर अवेलेबल, आपके पास कई सालों का डेटा आपके पास दिया हुआ है और लॉन्ग टर्म ट्रेंड या सीजनल वेरिएशन या साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस की बात होती है, तो ऐसी जगह पर जिस सीरीज को हम यूज़ करते हैं वो होती है टाइम सीरीज. लंबे समय का, मान लीजिए 20 साल का डेटा दिया हुआ है, 10 साल का डेटा मेरे पास दिया हुआ है, या सीजनल वेरिएशन हमारे पास दिए हुए हैं, तो साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस जो हमारे आते हैं, इन सभी टेक्निक्स को यूज़ करने के लिए जिस मेथड को हम यूज़ करते हैं वो हमारा बेस्ट मेथड होता है टाइम सीरीज. इन दिस टेक्निक फर्स्ट ऑफ ऑल वेरियस
various components of time series are separated on the business forecasting is made by putting them back together process of synthesis. ये basically there may be error in forecasting by this technique due to effect of non measurable cyclical fluctuations. जो cyclical fluctuations आते हैं suddenly change हो जाते हैं. मौसम में बरसात हो गई स्टूडेंट, तो जो आपका फ्लक्चुएशंस आ गया, या आपका ऐसी फसलें जो ड्यूरिंग बरसाती होती हैं या ऐसी फसलें जो गर्मियों में होती हैं, तो जो इनमें लॉजिकल बेस्ड फोरकास्टिंग होता है, इन चीज़ों को करने के लिए, साइंटिफिकली प्रूवन करने के लिए जिस मेथड को हम लगाते हैं, एरर्स को हटाते हुए, ऐसी एरर्स के साथ हम टाइम सीरीज मेथड को ही ऑप्ट करते हैं. रिग्रेशन एनालिसिस. व्हाट इज रिग्रेशन मेथड? रिग्रेशन मेथड में बेसिकली हम क्या चेक करते हैं, रिलेशनशिप को चेक करते हैं. जैसे एक्स और वाई की अगर रिलेशनशिप की बात करें स्टूडेंट्स, तो एक्स का रिलेशन वाई पे क्या है, वाई का रिलेशन एक्स पे क्या है, तो हम बेसिकली डिग्री ऑफ म्यूचुअल रिलेशनशिप की बात करते हैं विद डिफरेंट वेरिएबल्स. जहां पर दो डिफरेंट वेरिएबल, जैसे एक्स और वाई दो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, अब इनकी म्यूचुअल रिलेशनशिप एक्स की वाई पर क्या है और वाई की एक्स पे क्या है. अगर पानी गिरने से मेरी खेती इफेक्ट होगी या मेरे कम पानी गिरने से मेरी खेती बढ़ जाएगी, तो जो रिलेशनशिप है बिटवीन रेनफॉल एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, या फिर आपकी एक्सपेंडिचर, या फिर आपकी सेल्स वॉल्यूम पर, तो इसकी जो फंक्शनल रिलेशनशिप होती है, इस चीज़ को हम प्रोजेक्शन करते हैं. प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के थ्रू हम प्रोजेक्शन करते हैं, बेसिकली फोरकास्ट करते हैं बिजनेस में. तो बिजनेस फोरकास्टिंग के दिस मेथड इज अ बेस्ट मेथड टू check the forecasting to estimate the calculation of nature and degree of mutual relationship. बेसिकली बात करें कि इकोनोमेट्रिक मेथड भी होता है स्टूडेंट्स. इकोनोमेट्रिक मेथड ये डेवलप्ड किया गया था इकोनॉमिक थ्योरीज का मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए, ताकि जितने भी स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स हम लोग यूज़ करते हैं बिजनेस फोरकास्टिंग में ड्यूरिंग पास्ट सम ईयर्स, दिस मेथड हैज़ गेन पॉपुलरिटी एन अकाउंट ऑफ इंक्रीज यूज़ ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी. यूज़ ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के माध्यम से स्टूडेंट जो चेंजेस आए हैं वो इसमें पॉपुलरिटी है इकोनोमेट्रिक मेथड में. इकोनोमेट्रिक मेथड जो है ये क्या एज्यूम करता है, बिहेवियर ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम. ये बेसिकली बिहेवियर ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, इसको अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक सिस्टम का नर्वस सिस्टम कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इस मॉडल के थ्रू साइमल्टेनियसली जो भी इक्वेशंस होती हैं उनको हम इजीली मैथमेटिकली इकोनोमेट्रिक मॉडल के थ्रू सॉल्व कर लेते हैं. 6 है ओपिनियन पोल. What is opinion poll? It is a subjective टेक्निक. पूछा जाता है कि ओपिनियन पोल किस तरीके की टेक्निक है, तो एक सब्जेक्टिव टेक्निक है फोरकास्टिंग की, जो रिलेट करती है पर्सन्स एक्सपर्ट, जहाँ पर एक्सपर्ट्स बैठते हैं, सॉलिसिटेड बैठते हैं हमारे पास, जो फ्यूचरिस्टिक पे बात करते हैं कि हमारा भविष्य में किस तरीके की फ्यूचर कलेक्शन होगा या क्या हमारी एनालिसिस होगी. ये एक तरीके का, जैसे हम सेल्स की बात करें, सेल्स मैनेजर क्या करता है स्टूडेंट्स, सेल्स मैनेजर जो होता है वो ये तय कर लेता है कि हमारे इस प्रोडक्ट की सेल भविष्य में क्या होगी, इसीलिए उसका प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देता है. तो बेसिकली उसको करने के लिए ये क्या करता है, ओपिनियन पोल लेता है लोगों की, पर्सन टू पर्सन, या तो क्वेश्चनर के माध्यम से भराता है या सर्वे करता है. तो ऐसी जो पोल होती है, हम भविष्य की जो कामना करते हैं, भविष्य की चीज़ों का उत्सर्जन करते हैं कि हमें भविष्य में हमारी डिमांड क्या रहेगी, हमारी सेल्स क्या रहेगी, हमारी इस प्रोडक्ट की ग्रोथ क्या रहेगी, तो वहाँ पर जिस मेथड को हम यूज़ करते हैं ओपिनियन पोल यूज़ करते हैं. आई होप स्टूडेंट्स आपको मेथड्स और आपकी थ्योरीज क्लियर हो गई हों. अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अगले टॉपिक की. आई होप आपकी यूनिट जो है, इंटायर यूनिट कवर्ड हो गई है. यदि कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं. थैंक यू क्लास.